नमस्कार, ये बीए भाग प्रथम इतिहास की कक्षा है। हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में इनके विस्तार की बात की, मुख्य स्थलों की बात करी। हमने बात करी कि यहाँ पे नगर कौन कौन से हैं, 9 प्रमुख नगरों की हमने बात करी। हमने इनके टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन की बात करी। आज हम इनके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जो आर्थिक पक्ष हमें देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें कृषि के अवशेष मिल रहे हैं। पहले विद्वान ऐसा मानते थे कि कृषि के लिए ये हल का इस्तेमाल नहीं करते थे, परंतु कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए। बड़ावली से हमें टेराकोटा का बना हुआ एक खिलौना मिला है जो हल के आकार का है। इसलिए इसको विद्वान प्रमाण मानते हैं कि वे हल का इस्तेमाल करते थे, जानते थे। कृषि में बहुत बड़ा योगदान नवपाषाण युग का माना जाता है और नवपाषाण युग की जो प्रारंभिक साइट्स हैं या प्रारंभिक स्थल हैं वो हमें वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने रुई की खेती प्रारंभ की। रुई को ग्रीक लोग, यवन लोग, ग्रीस के रहने वाले लोग सिंडन कहते थे, क्योंकि सिंधुवासी इसको उगाते थे, इसलिए उन्होंने रुई का नाम ही सिंडन रख दिया था। चावल की वो खेती जानते थे कि नहीं सिंधुवासी, ये हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं, परंतु चावल का छिलका हमें रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुआ है। कृषि की विशेषता है कि ये भी हम देखते हैं कि कुछ फसलों का कुछ स्थलों पर स्थानीयकरण हो गया था, यानी कि कुछ ऐसे स्थल थे जहाँ पर कुछ विशेष फसलें ही उगाई जा रही हैं। इसे कह रहे हैं फसलों का स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। इस बात के प्रमाण हमें लोथल और चनूदड़ों से मिले हैं। लोथल से हमें एक मार्केट जैसा, बाज़ार जैसे अवशेष भी मिल रहे हैं। हमें देख रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें, ऐसी दुकानें जहाँ पे मन के बनाए जाते थे, वैसी दुकानें हमें मिल रही हैं। अगर इनके व्यापार और वाणिज्य की बात की जाए तो हमें प्रमाण मिलता है कि उनके उस समय के तत्कालीन जो दूसरी सभ्यताएं थीं उनके साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। इस बात के कई प्रमाण हम पेश कर सकते हैं। जैसे साहित्य में हमें मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है। मेसोपोटामिया 3 देशों के बारे में, मेसोपोटामिया के लोग या मेसोपोटामिया वाले जो वर्णन कर रहे हैं उसमें 3 राष्ट्रों का नाम आ रहा है, दिलमन, मकन और मेलुहा। ये जो मेलुआ है इसका समीकरण या इसकी पहचान सिंधु घाटी सभ्यता के साथ की जाती है। एक और प्रमाण है यहाँ से मिलने वाली सील्स, मोहरें। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे जो हमें सील्स मिली हैं, इन पे इस तरह के चित्र बनाए गए हैं जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के चित्रों से मिलते हैं। जैसे कि एक सांड बनाया है, बुल बनाया है जिसके 2 सींग हैं, उसके मुंह की तरफ। ऐसे चित्र हमें मेसोपोटामिया से भी मिले हैं, मेसोपोटामिया की सील से मिली हैं। जॉन मार्शल को एक सील मिली, एक मुहर मिली मोहनजोदाड़ो से, जिस पे एक आदमी तलवार लिए एक टाइगर से, एक शेर से लड़ रहा है। इस तरह के रीति रिवाज हमें मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलते हैं। गिलगिमेश दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है।
जिसको कि मिट्टी से बनी हुई पट्टिकाओं पर लिखा गया। हमें मोहनजोदाड़ो से ऐसी सील मिली है, ऐसी मुहर मिली है जहाँ पे गिलगिमेश की कहानी देखने को मिलती है, उससे संबंधित है। मेसोपोटामिया की सील्स हमें यहाँ से प्राप्त हो रही हैं और हड़प्पा की सील्स मेसोपोटामिया के स्थलों से प्राप्त हो रही हैं। हड़प्पा की जो सील या मुहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं वो स्थल हैं उर, सुमेर, उम्मा, टेल अस्मार, बहारीन, किस, फेल्का और पश्चिम एशिया से। इसके अलावा और भी इनके व्यापारिक संबंधों के हमें प्रमाण मिल रहे हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो की 5 सिलेंडर के आकार की सील मुहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। लोथल से हमें ऐसी मुहरें मिली हैं जो कि पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी से संबंधित हैं। लोथल से हमें एक डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं। हमें एक मॉडल मिला है, नमूना मिला है मिट्टी का, जिसमें एक जहाज़, पानी का जहाज़ बना हुआ है। एक ऐसी सील हमें मिल रही है लोथल से जिस पर चित्र बना हुआ है जहाज़ का, पानी के जहाज़ का। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वे समुद्री यात्राएं किया करते थे। एक स्थल की हमने बात करी थी सुतकजेंडोर, यहाँ पे हमें कृषि के कोई अवशेष नहीं मिल रहे हैं। विद्वान ऐसा मानते हैं कि बहुत संभव है कि एक बंदरगाह रहा होगा, अब वह उसके आगे तट आता चला गया, बढ़ता चला गया और इसलिए वो तट से 55 किलोमीटर अंदर की तरफ हो गया है। लेकिन उस समय, तत्कालीन समय, वह हो सकता है एक बंदरगाह रहा हो। वे क्या सामान आयात करते थे इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग सोना आयात करते थे। कहाँ से? कर्नाटक, अफ़गानिस्तान, फारस या ईरान से। चांदी आयात करते थे अफ़गानिस्तान और ईरान से। कीमती और प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं, तो कीमती पत्थर वो और मनके भी वो मंगाते थे बदख्शान, अफ़गानिस्तान से। लेपिस लेजुली ये पत्थर का नाम है। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से वे मंगाते थे जेड, महाराष्ट्र से सैफायर, अफ़गानिस्तान से टिन और राजस्थान से वो तांबा, कॉपर मंगाते थे। एक्सपोर्ट क्या करते थे? वो क्या सामान निर्यात करते थे? वो मनके निर्यात करते थे, रुई और कपड़े निर्यात करते थे, वे बर्तन निर्यात करते थे। हमें सौंदर्य प्रसाधन के बॉक्सेस के प्रमाण मिले हैं कि वो निर्यात करते थे। वे तांबा निर्यात करते थे। वे बहुत संभव है कि अन्न भी निर्यात करते हों, क्योंकि हमें अन्न रखने के भंडारागार मिले हैं, तो बहुत संभव है कि वे अन्न का भी निर्यात करते हों।